अध्याय शीतला। अगले कुछ दिन टार्ज़न ने अपने हथियार तैयार करने और जंगल की खोजबीन करने में बिताए। उसने अपने धनुष को उस हिरन की नस से बांधा जिस पर उसने अपनी पहली शाम नए तट पर भोजन किया था, और हालांकि वह इस उद्देश्य के लिए शीता की आंत को प्राथमिकता देता, लेकिन वह तब तक इंतजार करने के लिए तैयार था जब तक कि उसे एक बड़ी बिल्ली को मारने का अवसर न मिल जाए। उसने घास की एक लंबी रस्सी भी बनाई, ऐसी रस्सी जिसका उपयोग उसने कई वर्षों पहले दुष्ट स्वभाव वाले टुबलाट को लुभाने के लिए किया था, और जो बाद में छोटे से बंदर लड़के के प्रशिक्षित हाथों में एक अद्भुत प्रभावी हथियार के रूप में विकसित हो गई थी। उसने अपने शिकार के चाकू के लिए एक म्यान और हैंडल बनाया, तीरों के लिए एक तरकश बनाया, और बर की खाल से एक बैट और लंगोटी बनाई। फिर वह उस अजीब देश के बारे में कुछ जानने के लिए निकल पड़ा जहां वह खुद को पाया था। उसे पता था कि यह अफ्रीकी महाद्वीप का उसका पुराना परिचित पश्चिमी तट नहीं था, क्योंकि यह पूर्व की ओर था। उगता हुआ सूरज जंगल की दहलीज से पहले समुद्र से निकल रहा था, लेकिन वह इस बात को लेकर भी उतना ही आश्वस्त था कि यह अफ्रीका का पूर्वी तट नहीं था, क्योंकि उसे इस बात से संतुष्टि थी कि किनकेट भूमध्य सागर, स्वेज नहर और लाल सागर से होकर नहीं गुजरा था, न ही उसके पास केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाने का समय था। इसलिए उसे यह पता लगाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी कि वह कहाँ हो सकता है। कभी कभी उसे आश्चर्य होता था कि क्या जहाज उसे किसी जंगली दक्षिण अमेरिकी तट पर छोड़ने के लिए विस्तृत अटलांटिक महासागर को पार कर गया है, लेकिन नूमा नामक शेर की उपस्थिति ने उसे यह निश्चय करा दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जैसे टार्ज़न जंगल के किनारे से होते हुए अकेले आगे बढ़ रहा था, उसे अपने अंदर साथी की चाहत का एहसास होने लगा, जिससे धीरे धीरे उसे इस बात का पछतावा होने लगा कि उसने वानरों के साथ अपना भाग्य क्यों नहीं जोड़ा। उसने उस पहले दिन से उन्हें कुछ भी नहीं देखा था, जब सभ्यता का प्रभाव उसके भीतर अभी भी सर्वोपरि था। अब वो लगभग पुराने टार्ज़न के समय में वापस आ गया था, और यद्यपि वो इस तथ्य को समझता था कि उसके और महान मानवों के बीच बहुत कम समानता हो सकती है, फिर भी वे किसी भी संगति के न होने से बेहतर थे। इत्मीनान से चलते हुए, कभी जमीन पर तो कभी पेड़ों की निचली शाखाओं के बीच, कभी कभार फल तोड़ते हुए या बड़े कीड़ों की तलाश में गिरे हुए लट्ठे को पलटते हुए, जो उसे अब भी पहले की तरह ही स्वादिष्ट लग रहे थे, टार्ज़न ने 1 मील या उससे अधिक की दूरी तय कर ली थी जब उसका ध्यान सामने हवा के साथ आ रही शीता की गंध की ओर आकर्षित हुआ। अब शीता, तेंदुआ, वह था जिसके साथ टार्ज़न बेहद खुश था, क्योंकि वह न केवल अपने धनुष के लिए बड़ी बिल्ली की मजबूत आंत का उपयोग करना चाहता था, बल्कि उसकी खाल के टुकड़ों से एक नया तरकश और लंगोटी भी बनाना चाहता था। इसलिए जबकि बंदर आदमी पहले लापरवाही से चला गया था, वह अब नीरव चुपके का अवतार बन गया। वह तेजी से और चुपचाप जंगली बिल्ली के पीछे जंगल में चला गया, और उसका पीछा करने वाला, अपने कुलीन जन्म के बावजूद, उस जंगली भयंकर चीज से रत्ती भर भी कम जंगली नहीं था जिसका वह पीछा कर रहा था। जैसे ही वह शीता के करीब आया, उसे एहसास हुआ कि तेंदुआ उसके ही शिकार पर हमला कर रहा था, और जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, उसके नथुनों में दाहिनी ओर से आती हुई एक आवारा हवा के झोंके के साथ बड़े वानरों के समूह की तेज गंध आई। तेंदुआ एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया था, तभी टार्ज़न उसकी नज़र में आया, और उसके पीछे और नीचे टार्ज़न ने अकुत जनजाति को एक छोटे से प्राकृतिक मैदान में लेटे हुए देखा। उनमें से कुछ पेड़ों की टहनियों के सहारे ऊँघ रहे थे, जबकि अन्य इधर उधर घूम रहे थे और छाल के टुकड़ों को पलट रहे थे, जिसके नीचे से वे स्वादिष्ट कीड़े और भरिंगों को अपने मुंह में डाल रहे थे। अकुत शीता के सबसे करीब था। बड़ी बिल्ली एक मोटी शाखा पर बैठी हुई थी, जो घने पत्तों के कारण बंदर की नज़र से छिपी हुई थी, और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी कि मानवरूपी प्राणी उसके झरने की सीमा में आ जाए। टार्ज़न ने सावधानी से तेंदुए के साथ उसी पेड़ पर और उससे थोड़ा ऊपर एक स्थान प्राप्त किया। अपने बाएं हाथ में उसने अपनी पतली पत्थर की ब्लेड पकड़ी हुई थी। वो अपने फंदे का उपयोग करना पसंद करता, लेकिन विशाल बिल्ली के चारों ओर के पत्ते रस्सी से सटीक फेंक की संभावना को रोकते थे। अकुत अब उस पेड़ के नीचे काफी करीब पहुंच चुका था, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। शीता ने धीरे धीरे अपने पिछले पंजे को शाखा के साथ आगे बढ़ाया,
और फिर एक भयानक चीख के साथ उसने खुद को बड़े बंदर की ओर फेंका। उसके उछलने से ठीक 1 सेकंड पहले उसके ऊपर एक और शिकारी जानवर ने छलांग लगाई। उसकी अजीब और क्रूर चीख उसकी चीख के साथ मिल गई। जब चौंककर अकुत ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि तेंदुआ लगभग उसके ऊपर ही था और तेंदुआ की पीठ पर पहले से ही वो सफेद बंदर बैठा था जिसने उस दिन विशाल जल के निकट उसे हराया था। कपी मानव के दांत शीता की गर्दन के पीछे गड़े हुए थे और उसका दाहिना हाथ उसके भयंकर गले के चारों ओर था, जबकि बायां हाथ पत्थर के एक पतले टुकड़े को पकड़े हुए बाएं कंधे के पीछे तेंदुए के शरीर पर जोरदार प्रहार कर रहा था। अकुत को जंगल के इन लड़ते हुए राक्षसों के नीचे दबने से बचने के लिए बस एक तरफ छलांग लगाने का समय मिला। वे धड़ाम से उसके पैरों के पास धरती पर गिर पड़े। शीता चीख रही थी, गुर्रा रही थी और भयंकर रूप से दहाड़ रही थी, लेकिन सफेद बंदर अपने शिकार के छटपटाते शरीर से चुपचाप और मजबूती से चिपका रहा। पत्थर के चाकू को लगातार और बेरहमी से चमकदार खाल के माध्यम से घुसाया गया, बार बार यह गहरी खाई में समा गया, जब तक कि अंतिम पीड़ादायक झपट्टा और चीख के साथ विशाल बिल्ली अपनी तरफ लुढ़क नहीं गई और अपनी मांसपेशियों की ऐंठन वाली झटके के अलावा शांत और मृत्यु में स्थिर पड़ी रही। फिर वानर मानव ने अपना सिर उठाया और अपने शिकार के शव के ऊपर खड़ा हो गया तथा एक बार फिर जंगल में अपनी जंगली और क्रूर विजय चुनौती पेश की। अकूत और अकूत के वानर शीत के मृत शरीर और उसे मारने वाले व्यक्ति की पतली सीधी आकृति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। टार्ज़न सबसे पहले बोलने वाला था। उसने एक उद्देश्य के लिए अकुत की जान बचाई थी और वानर बुद्धि की सीमाओं को जानते हुए वह ये भी जानता था कि यदि उसे अपनी आशा के अनुसार काम करना है तो उसे यह उद्देश्य मानवरूपी को स्पष्ट करना होगा। मैं वानरों का टार्ज़न हूँ, उसने कहा, शक्तिशाली शिकारी, शक्तिशाली योद्धा। विशाल जल के पास मैंने अकुत की जान बचाई जबकि मैं उसे ले सकता था और अकुत जनजाति का राजा बन सकता था। अब मैंने अकुत को शीता के नुकीले दांतों के नीचे मौत से बचाया है। जब अकूत या अकूत जनजाति खतरे में हो तो उन्हें टार्ज़न को इस प्रकार पुकारना चाहिए, और वानर मानव ने वह भयानक पुकार लगाई जिसके साथ केरचक जनजाति संकट के समय अपने अनुपस्थित सदस्यों को बुलाने के लिए अभ्यस्त थी। और उसने आगे कहा, जब वे टार्ज़न को अपने पास बुलाते हुए सुने तो उन्हें याद करना चाहिए कि उसने अकुत के लिए क्या किया है और बड़ी तेजी से उसके पास जाना चाहिए। क्या ये वैसा ही होगा जैसा टार्ज़न कहता है? हुआ। अकुत ने सहमति जताई और उसके कबीले के सदस्यों में से एक स्वर में हो निकला। फिर कुछ ही देर में वे पुनः भोजन करने लगे जैसे कि कुछ हुआ ही न हो और अपने साथ जॉन क्लेटन, लॉर्ड ग्रास्टोक को भी भोजन कराया। हालांकि उसने देखा कि अकुत हमेशा उसके करीब रहता था और अक्सर अपनी छोटी छोटी लाल आंखों से उसे एक अजीब आश्चर्य के साथ देखता था, और एक बार उसने एक ऐसा काम किया जो टार्ज़न ने वानरों के बीच अपने लंबे वर्षों के दौरान पहले कभी किसी वानरों को करते नहीं देखा था। उसने एक विशेष रूप से कोमल निवाला पाया और उसे टार्ज़न को दे दिया। जब जनजाति शिकार कर रही थी तो बंदर आदमी का चमकता हुआ शरीर उसके साथियों की भूरी झबरा खालों से मिल गया। कई बार वे गुजरते समय आपस में टकरा जाते थे, लेकिन वानरों ने पहले ही उसकी उपस्थिति को हल्के में ले लिया था, इसलिए वह भी अकुत की तरह ही उनमें से एक था। अगर वह किसी छोटे बच्चे के साथ किसी मादा के बहुत करीब आ जाता तो मादा अपने बड़े बड़े नुकीले दांत दिखाती और खतरनाक तरीके से गुर्राती, और कभी कभी एक उग्र युवा बैल गुर्राहट के साथ चेतावनी देता कि अगर टार्ज़न उस समय उसके पास आता जब मादा खाना खा रही होती। लेकिन इन मामलों में उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था जैसा कि वे जनजाति के किसी अन्य सदस्य के साथ करते थे। टार्ज़न को आदिम मनुष्य के इन भयंकर बालों वाले पूर्वजों के साथ बहुत सहजता महसूस हुई। वो हर खतरनाक मादा की पहुंच से बाहर निकल गया, क्योंकि वानरों का यही तरीका है अगर वे कभी कभार अपने पाश्विक क्रोध के दौर में न हों और वो उन क्रूर युवा बैलों पर गुर्राता था, उनके सामने अपने कुत्ते के दांत दिखाता था। इस तरह वह आसानी से अपने शुरुआती जीवन के रास्ते पर वापस आ गया और ऐसा नहीं लगा कि उसने कभी अपनी तरह के प्राणियों के साथ संगति का स्वाद चखा था। एक सप्ताह के अधिकांश समय तक वह अपने नए मित्रों के साथ जंगल में घूमता रहा,
आंशिक रूप से संगति की इच्छा के कारण और आंशिक रूप से उनकी यादों में अपनी अमिट छाप छोड़ने की एक सुनियोजित योजना के कारण, जो अधिक से अधिक लंबे समय तक नहीं टिकी, क्योंकि टार्ज़न को अपने पिछले अनुभव से पता था कि इन शक्तिशाली और भयानक जानवरों के एक समूह का उसके पास होना उसके लिए लाभकारी हो सकता है। जब उसे यकीन हो गया कि वो कुछ हद तक अपनी पहचान उन पर स्थापित करने में सफल हो गया है, तो उसने फिर से अपनी खोज शुरू करने का फैसला किया। इस उद्देश्य से वह एक दिन सुबह सुबह उत्तर की ओर निकल पड़ा और तट के समानांतर चलते हुए लगभग रात होने तक तेजी से यात्रा करता रहा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसने देखा कि सूरज उसके ठीक दाहिनी ओर था, जबकि वह समुद्र तट पर खड़ा था, जबकि पहले वह सीधे पानी के पार था, और इसलिए उसने तर्क किया कि तटरेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है। दूसरे दिन भी वह अपनी तेज गति से चलता रहा, और जब वानरों के टार्ज़न ने गति की तलाश की, तो वह गिलहरी की तेजी से जंगल की बीच वाली छत से गुजर गया। उस रात सूर्य धरती के सामने पानी के पार अस्त हो गया, और तब वानर पुरुष को अंततः उस सत्य का अनुमान हो गया जिसका उसे संदेह था। रोकोफ ने उसे एक द्वीप पर किनारे पर उतार दिया था। उसे शायद ये पता था, अगर कोई ऐसी योजना थी जो उसकी स्थिति को और भी कष्टदायक बना सकती थी, तो उसे पता होना चाहिए था कि रूसी भी ऐसी ही योजना अपनाएंगे, और उसे एक निर्जन द्वीप पर जीवन भर के लिए रहस्य में छोड़ देने से ज्यादा भयानक क्या हो सकता है। रोकोफ निस्संदेह सीधे मुख्य भूमि पर चला गया था, जहां उसके लिए शिशु जैक को क्रूर और बर्बर पालक माता पिता के हाथों में सौंपने का साधन ढूंढना अपेक्षाकृत आसान था, जो, जैसा कि उसके नोट में धमकी दी गई थी, बच्चे का पालन पोषण करेंगे। टार्ज़न कांप उठा जब उसने सोचा कि इस छोटे से बच्चे को इस तरह के जीवन में कितनी क्रूर पीड़ा सहनी होगी, भले ही वह ऐसे लोगों के हाथों में पड़ जाए जिनके इरादे उसके प्रति सबसे दयालु हों। वानर मानव को अफ्रीका के निचले जंगली लोगों के साथ पर्याप्त अनुभव था, जिससे वह जानता था कि वहां भी दान और मानवता जैसे क्रूर गुण पाए जा सकते हैं, लेकिन उनका जीवन सबसे अधिक भयानक अभावों, खतरों और पीड़ाओं की एक श्रृंखला थी। फिर एक भयानक भाग्य था जो उस बच्चे की प्रतीक्षा कर रहा था जब वो वयस्क हो गया। उसके जीवन प्रशिक्षण का एक हिस्सा बनने वाली भयानक प्रथाएं ही उसे हमेशा के लिए अपनी जाति और जीवन में अपने स्तर के लोगों से जुड़ने से रोकने के लिए पर्याप्त थीं। एक नरभक्षी, उसका छोटा लड़का एक क्रूर नरभक्षी। ये सोचना भी बहुत भयानक था। दांत रेत दिए गए, नाक कट गई, चेहरा घिनौने ढंग से रंगा गया। टार्ज़न करा उठा, क्या वह अपनी स्टील की उंगलियों के नीचे रूसी शैतान के गले को महसूस कर सकता था? और जेन, वह संदेह, भय और अनिश्चितता की कितनी यातनाएं झेल रही होगी। उसे लगा कि उसकी स्थिति उससे कहीं कम भयानक है, क्योंकि उसे कम से कम ये तो पता था कि उसका कोई प्रियजन घर पर सुरक्षित है, जबकि उसे अपने पति या बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि टार्ज़न को सत्य का अनुमान नहीं लगा, क्योंकि इस ज्ञान से उसकी पीड़ा 100 गुना बढ़ जाती। जब वह जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसका मन उदास विचारों में डूबा हुआ था, तभी उसके कानों में एक अजीब सी खरोंचने की आवाज आई, जिसका वह अनुवाद नहीं कर सका। सावधानी से वह उस दिशा में आगे बढ़ा जिधर से वह आवाज आ रही थी। अचानक उसकी नज़र एक गिरे हुए पेड़ के नीचे फंसे एक विशाल तेंदुआ पर पड़ी। जैसे ही टार्ज़न उसके पास पहुंचा, जानवर गुर्राता हुआ उसकी ओर मुड़ा तथा स्वयं को छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन उसकी पीठ पर एक बड़ा अंक तथा पैरों को जकड़े हुए छोटी छोटी उलझी हुई शाखाएं उसे किसी भी दिशा में कुछ इंच आगे बढ़ने से रोक रही थीं। वानर मानव असहाय बिल्ली के सामने खड़ा था और उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया ताकि वो उस जानवर को मार सके जो अन्यथा भूख से मर जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने तीर वापस खींचा, एक अचानक आए सनक ने उसका हाथ रोक दिया। बेचारे प्राणी से जीवन और स्वतंत्रता क्यों छीनी जाए, जबकि उसे दोनों वापस देना इतना आसान है। उसे इस बात से पूरा यकीन था कि तेंदुआ अपनी स्वतंत्रता के लिए व्यर्थ संघर्ष में अपने सभी अंग हिला रहा था, इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं आई थी, और इसी कारण से वह जानता था कि उसका कोई भी अंग टूटा नहीं था। अपने धनुष की डोरी ढीली करके उसने तीर को तरकश में वापस रख लिया और धनुष को कंधे पर लटकाकर उस पशु के करीब पहुंच गया जो उसके पंजे में फंसा हुआ था।
उसके होठों पर वही मधुर म्याऊं म्याऊं वाली आवाज थी जो बड़ी बिल्लियां तब निकालती हैं जब वे संतुष्ट और खुश होती हैं। ये शीता की भाषा में टार्जन द्वारा किया गया सबसे नज़दीकी दोस्ताना व्यवहार था। चीते ने गुर्राना बंद कर दिया और बंदर आदमी को ध्यान से देखा। पेड़ के भारी वजन को जानवर से उठाने के लिए उन लंबे, मजबूत पंजों की पहुंच में आना जरूरी था, और जब पेड़ हटा दिया जाता तो आदमी पूरी तरह से जंगली जानवर की दया पर निर्भर हो जाता। लेकिन बंदरों के टार्जन के लिए डर एक अज्ञात चीज थी। निर्णय लेने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तेंदुए के बगल में शाखाओं के गुच्छे में घुस गया, फिर भी अपनी दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण खर्राटे लेता रहा। बिल्ली ने अपना सिर आदमी की ओर घुमाया, उसे लगातार देखते हुए सवालिया निगाहों से। लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, लेकिन खतरे से ज्यादा तैयारी के संकेत थे। टार्जन ने अपना चौड़ा कंधा पेड़ की टहनी के नीचे रखा, और ऐसा करते हुए उसने अपना नंगा पैर बिल्ली के रेशमी शरीर पर दबाया। वह आदमी उस विशाल जानवर के इतने करीब आ गया था। धीरे धीरे टार्जन ने अपनी विशालकाय टांगें आगे बढ़ा दी। विशाल वृक्ष अपनी उलझी हुई शाखाओं के साथ धीरे धीरे तेंदुए से ऊपर उठा, जिसने बोझिल भार कम होते हुए महसूस किया। जल्दी से नीचे से रेंगकर निकल गया। टार्जन ने वृक्ष को वापस धरती पर गिरा दिया, और दोनों जानवर एक दूसरे को देखने के लिए मुड़े। वानर पुरुष के होठों पर एक गंभीर मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि उसने इस जंगली आदमी को मुक्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, और उसे इस बात पर भी आश्चर्य नहीं होता यदि बिल्ली को मुक्त करते ही वह उस पर झपट पड़ती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह पेड़ से कुछ कदम की दूरी पर खड़ा होकर उस बंदर आदमी को गिरी हुई शाखाओं के चक्रव्यूह से बाहर निकलते हुए देखता रहा। बाहर निकलते ही टार्जन तेंदुए से 3 कदम दूर नहीं था। वह दूसरी तरफ के पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर चढ़ सकता था, क्योंकि शीता उस ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकता जहां बंदर आदमी चढ़ सकता है। लेकिन कुछ, शायद बहादुरी की भावना ने उसे तेंदुए के पास जाने के लिए प्रेरित किया, मानो ये पता लगाना चाहता हो कि क्या कृतज्ञता की कोई भावना जानवर को मित्रता के लिए प्रेरित करेगी। जैसे ही वह उस शक्तिशाली बिल्ली के पास पहुंचा, वह प्राणी सावधानी से एक ओर हट गया, और बंदर आदमी उसके टपकते जबड़े से 1 फुट की दूरी पर से निकल गया। और जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ा, तेंदुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा, जैसे एक शिकारी कुत्ता उसके पीछे पीछे चल रहा हो। काफी समय तक टार्जन यह नहीं बता सका कि वह जानवर मित्रतापूर्ण भावना से उसका पीछा कर रहा था या केवल भूख लगने पर उसका पीछा कर रहा था, लेकिन अंततः उसे यह विश्वास करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि यह पूर्व प्रेरणा ही थी जिसने जानवर को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। बाद में दिन में एक हिरन की गंध पाकर टार्जन पेड़ों पर गया, और जब उसने हिरन के गले में फंदा डाला तो उसने शीता को पुकारा। उसकी आवाज कुछ वैसी ही थी जैसी उसने दिन में पहले उस जानवर के संदेह को शांत करने के लिए निकाली थी, लेकिन थोड़ी अधिक तेज और तीखी थी। यह उसी तरह की आवाज थी जिसे उसने पैंथरों को शिकार करने के बाद प्रयोग करते हुए सुना था जब वे जोड़े में शिकार कर रहे होते थे। लगभग तुरंत ही पास में झाड़ियों के गिरने की आवाज आई और उसके अजीब साथी का लंबा, लचीला शरीर नजर आने लगा। बारा के शरीर को देखकर और खून की गंध पाकर तेंदुआ तीखी चीखने लगा, और कुछ ही क्षण बाद 2 जानवर एक दूसरे के बगल में बैठकर हिरन के कोमल मांस पर चर रहे थे। कई दिनों तक यह विचित्र जोड़ा जंगल में एक साथ घूमता रहा। जब कोई शिकार करता तो वह दूसरे को बुलाता, और इस प्रकार वे अच्छी तरह और अक्सर खाते थे। एक बार जब वे शीता द्वारा मारे गए सुअर के शव पर भोजन कर रहे थे, तो नूमा नामक भयानक और भयावह सिंह उनके निकट उलझी हुई घासों को चीरता हुआ आया। गुस्से से भरी, चेतावनी भरी दहाड़ के साथ वह उन्हें उनके शिकार से दूर भगाने के लिए आगे बढ़ा। शीता पास की एक झाड़ी में भाग गई, जबकि टार्जन एक लटकते हुए पेड़ की निचली शाखाओं पर चढ़ गया। यहाँ बंदर आदमी ने अपनी गर्दन से घास की रस्सी खोली, और जैसे ही नूमा सुअर के शरीर के ऊपर खड़ा हुआ, सिर को सीधा करके चुनौती दी, उसने सुअर की गर्दन के चारों ओर से लटकी हुई रस्सी को अचानक झटके से खींचकर नीचे गिरा दिया। उसी समय उसने शीता को तीखी आवाज में पुकारा और संघर्षरत शेर को ऊपर की ओर खींचा जब तक कि उसके पिछले पैर ही जमीन को छू नहीं गए।
उसने जल्दी से रस्सी को एक मोटी शाखा से बांध दिया, और जैसे ही तेंदुआ उसके बुलाने पर उछलकर सामने आया, टार्ज़न संघर्षरत और क्रोधित नूमा के पास धरती पर गिर पड़ा और एक लंबे तीखे चाकू से उस पर एक ओर से हमला कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे शीता ने दूसरी ओर से किया था। तेंदुआ ने नूमा को दाहिनी ओर से फाड़ डाला, जबकि कपि मानव ने दूसरी ओर पत्थर के चाकू से उस पर वार किया, जिससे जानवरों के राजा के शक्तिशाली पंजों से रस्सी टूटने से पहले ही वह फंदे में पूरी तरह मृत और हानिरहित होकर लटक गया। और फिर जंगल की हवा में दो क्रूर गले से एक साथ उठी बछड़े बंदर और चीते की विजय घोष, जो एक भयावह और अजीब चीख में मिल गई। जैसे ही अंतिम स्वर एक लंबे, डरावने विलाप में समाप्त हो गए, रंग बिरंगे योद्धाओं का एक समूह समुद्र तट पर अपनी लंबी युद्ध डोंगियों को खींचते हुए जंगल की दिशा में देखने और सुनने के लिए रुक गया।